जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान की तरफ से बाकायदा मुतालबा किया गया था कि पाकिस्तान में ये हुकूमत पेट्रोल की कीमत 225 रुपये मुकर्रर कर दे, 225 रुपये फ़ी लीटर। इसको समझा गया कि उन्होंने एवं ही मार दी है। वैसे सच बात तो यह है कि उन्होंने एवं ही मारी थी, लेकिन अब ये सच साबित होता हुआ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान में 225 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत मुकर्रर की जा सकती है। ये बिल्कुल दुरुस्त है, सच्ची बात है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से बाकायदा फंड कायम कर दिया गया है, जिस फंड का नाम रखा गया है पेट्रोलियम प्राइसेस स्टेबलाइजेशन फंड। और ये ऐसे फंड जो मियां नवाज शरीफ की तरफ से 90 की दिहाई के आखिरी दिनों में, आखिरी माह साल में कर्ज उतारो मुल्क संवारो फंड कायम किया गया था, जिसमें अरबों रुपए जमा हो गए थे। कहाँ गए इसका किसी को नहीं पता, मियां नवाज शरीफ को पता होगा। तो उसी तरह का इस रजीम की तरफ से फंड कायम किया बल्कि फंड कायम कर दिया गया है। उस फंड के कवायद और ज़वाबित तय किए जा रहे हैं। ये सारी तफसील आपके सामने रखते हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड PPSF कायम कर दिया है, जिससे आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के असरात को कम करने और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के इंतजाम के लिए एक अलहदा सरकारी फंड के क़याम की राह हमवार हो गई है। सरकारी ज़राए का कहना है कि फंड के क़याम का तरीकाकार काफ़ी अरसे से ज़ेर गौर था, ताहम मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र इस पर अमली पेश रफ्त की गई है। दुनिया के कई ममालिक में पहले ही इस नौइयत के फंड मौजूद हैं, जहाँ आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम होने पर फंड में रकम जमा की जाती है, जबकि कीमतों में इजाफे की सूरत में यही फंड इस्तेमाल करके सार्फिन को महंगाई के असरात से बचाया जाता है। फाइनेंस डिवीजन की जानिब से जारी किए गए सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ये वफाकी काबीना के 5 जून 2026 के फैसले केस नंबर फलां फलां की रोशनी में कायम किया गया है, और ये गुज़श्ता रोज 30 जून 2026 को बाकायदा ऐलान करके कायम कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पेट्रोलियम प्राइसेस स्टेबलाइजेशन फंड के नाम पर मौसूल होने वाली तमाम रकूम वफाक के पब्लिक अकाउंट में नए कायम करदा अकाउंटेंट हेड के तहत जमा की जाएंगी, जिसमें मेजर हेड G12 स्पेशल डिपॉजिट फंड, माइनर हेड G123 इकोनॉमिक फंड और डिटेल ऑब्जेक्ट G12314 पेट्रोलियम प्राइसेस स्टेबलाइजेशन फंड शामिल है। ये इकदाम ऐसे वक्त में किया गया है जब हुकूमत आलमी खाम तेल की कीमतों में मुसलसल उतार चढ़ाव और ईंधन की कीमतों में रद्द बदल से पैदा होने वाली माली दबाव के पेश नज़र पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के इंतजाम के लिए एक मुस्तकिल इदारा जाती निज़ाम कायम करना चाहती है। फाइनेंस डिवीजन ने वाज़ेह किया है कि फंड के अमली तरीक़ाकार को अब भी हतमी शक्ल नहीं दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक फाइनेंस डिवीजन, पेट्रोलियम डिवीजन और ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा मुश्तरका तौर पर फंड के कवायद तरीक़ाकार और ऑपरेशनल फ्रेमवर्क तैयार करेंगे, जिसमें तमाम कानूनी और मालियाती तकाज़ों को मद्देनजर रखा जाएगा। हुकूमत के मुताबिक फंड के मुकम्मल तरीक़ाकार को हतमी मंजूरी के लिए अलहदा तौर पर पेश किया जाएगा, जिसके बाद ही इसे अमली तौर पर फ़ाल किया जाएगा। नोटिफिकेशन में ये वाज़ेह नहीं किया गया कि फंड का इब्तदाई हुजम क्या होगा, अतियात के अलावा इसके माली मुआवनत के दीगर ज़राए क्या होंगे, या किन हालात में जमा शुदा रकूम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को मुस्तहकम रखने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो की गई है वो ये है कि इसमें अतियात भी वसूल किए जाएंगे। जो लोग मुखय्यर हजरात हैं, पैसे वाले हजरात हैं, उनसे कहा जाएगा कि फंड में हिस्सा डाला जाए। और ये जरूरी नहीं है सिर्फ पाकिस्तान में मुखय्यर हजरात से बात की जाएगी, बल्कि सऊदी अरब से हथियार देने के लिए कहा जा सकता है, मुत्तहिदा अरब अमारात से कहा जा सकता है, और अमेरिका से भी ऐसा मुतालबा किया जा सकता है। तो नाजरीन, आपके ख्याल में क्या ये मुमकिन नहीं होगा कि 225 रुपए पेट्रोल की कीमत मुकर्रर कर दी जाए, और जैसे आलमी मार्केट में कीमतों में इजाफा हो, इस फंड के जरिए कीमत को स्टेबल रखा जाए? यही इस हुकूमत की मर्जी है। अगर ये काम नेक नियत से किया जाए तो पाकिस्तान में मुस्तकिल तौर पर कई सालों के लिए पेट्रोल की कीमत 225 रुपए ज्यादा से ज्यादा मुकर्रर की जा सकती है, इससे कम भी की जा सकती है। अगर फंड ज्यादा हो जाते हैं तो देखते हैं कि हमारी हुकूमत की तरफ से कैसा रवैया इख्तियार किया जाता है। इस फंड के साथ भी कहीं वही तो नहीं हो जाता जैसा मियां नवाज शरीफ के दौर में उस फंड के साथ हो गया था, जिसको नाम दिया गया था कर्ज उतारो मुल्क संवारो, और उसमें लोगों ने खुले दिल के साथ अरबों रुपए का फंड जमा कर दिया था, लेकिन उसका फिर बाद में पता नहीं चला कि कहां पे चला गया। उसका जवाब कभी मियां नवाज शरीफ साहब की या उनकी
हुकूमत की तरफ से कभी नहीं दिया गया। हो सकता है कि उनके पास कोई हिसाब किताब हो और उन्होंने कहीं पैसे रखे हों, हो सकता है कि हुकूमती खजाने में ही वो पैसे जमा करवा दिए गए हों, लेकिन इसका आम आदमी को अभी तक तो पता नहीं है। बहरहाल ये फंड जो कायम किया जा रहा है, इससे एक उम्मीद पैदा हुई है कि आम आदमी को पेट्रोल सस्ता, इंतहाई सस्ता एक अरसे तक मिलता रहेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। हमने आपसे कहा था कि अगले व्लॉग में आपको बताएंगे कि चीन की तरफ से किस तरह से मुजर्रब नुस्खा पाकिस्तान को बताया गया है, जो पानी का पाकिस्तान का और इंडिया का तनाज़े है। चीन की तरफ से किस तरह से पाकिस्तान को मशवरा दिया गया है कि आप इस तरह से कर लें, आपका पानी का मसला हल हो जाएगा। इंडिया के साथ आपका हमेशा के लिए पानी का मसला हल हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये भी बताते चले हैं कि एक बाकायदा सेमिनार हुआ है, उसमें कई मुमालिक के मंदूबीन भी शामिल थे, शरीक थे, उनकी तरफ से भी खिताब किया गया और पाकिस्तान के भी बड़े बड़े लोगों ने उसमें खिताब किया। और ये भी देखिए कि गुलाम दस्तगीर खान साहब के बेटे खुर्रम दस्तगीर ने वहाँ पे बाकायदा ब्रीफिंग दी है। इसको आप क़यामत की निशानी समझ सकते हैं कि खुर्रम दस्तगीर साहब इतने बड़े इज्तिमा में, इतने आला तरीन सेमिनार में ब्रीफिंग देते हुए आपको नजर आए, ये क़यामत की निशानी नहीं है तो फिर और क्या है। जो सेमिनार हुआ उसमें तकरीर में कहा गया कि पानी रोकना जंगी जुर्म है, सेंतास मुआहदा बहाल किए बगैर खिते में अमन कायम नहीं हो सकता। सेंतास मुआहदे पर 24 करोड़ जिंदगियों का इन्हिसार है, भारत इसे मुअत्तल नहीं कर सकता। आलमी सालसी अदालत पाकिस्तान की दरख्वास्त पर दोबारा भारतीय मौक़िफ़ को मुस्तरद कर चुकी है। ये इंडस वाटर कमिश्नर की तरफ से कहा गया है। इंडर वाटर कमिश्नर आजकल मेहर अली शाह साहब हैं और कभी जमात अली शाह साहब भी हुआ करते थे। उनका बाद में पता चला कि इंडिया के साथ मिले हुए मेहर अली शाह साहब के बारे में पता नहीं कि किसके साथ मिले, अवाम के साथ मिले हैं, पाकिस्तान के साथ मिले हैं, या फिर ये भी उन्हीं के साथ मिलके पाकिस्तान के साथ कोई खलवाड़ कर रहे हैं। तो बाकियों की तरफ से भी कहा गया मुआहदों को सबदाज करने की कीमत बहुत भारी हो सकती है। इसहाक डार ने यह कहा है, पानी से मुतल्लिक भारत का तर्ज अमल इंसाफ के मुनाफी है। ये डॉक्टर विक्टर गाओ की तरफ से कहा गया। जो चीनी मंदूब थे उनके हवाले से हम अलग से भी बात करेंगे। पानी का बतौर हथियार इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी तकरीर में कहा, पानी महज कुदरती वसीला नहीं, बका का मामला है, रुकावट पर जवाब देंगे। अतात अर्द की तरफ से कहा गया। मुसद्दक मलिक ने भी यही कहा, सेंतास मुआहदा मुअत्तल करके आलमी जिम्मेदारियों से फरार नामुमकिन है। ये लॉरी एक्टन की तरफ से कहा गया है। सेंतास मुआहदा मुअत्तल करना गैर कानूनी है। अहमद बडाल सूफी ने कहा, पाकिस्तान हर सूरत अपने पानी की हिफाजत करेगा। खुर्रम दस्तगीर ने कहा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज ने भी खिताब किया। अब आपके सामने वो फार्मूला रख देते हैं जो विक्टर गाओ ने चीन से आए हुए मंदूब की तरफ से इस सेमिनार में खिताब करते हुए दिया गया। उनकी तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान सिंध मुआहदे में चीन को भी शामिल कर ले। साथ उन्होंने कहा, उन्होंने भारत को खबरदार किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आपसे नशेबी इलाके में, इसलिए पाकिस्तान का पानी बंद कर दे। तो उन्होंने कहा कि चीन के नशेबी इलाके में भारत है, चीन ऊपर है, नीचे भारत है और उसके नीचे फिर पाकिस्तान है। पाकिस्तान का पानी भारत की तरफ से बंद कर दिया जाता है। तो विक्टर गाओ की तरफ से कहा गया कि चीन भी ऐसा कर सकता है। उन्होंने कहा कि हमें आप इस मुआहदे में शामिल करें, सेंतास मुआहदे में शामिल करें, तो फिर देखते हैं कि भारत किस तरह से पाकिस्तान का पानी बंद करता है। अगर भारत पाकिस्तान का पानी बंद करेगा तो हम फिर भारत का पानी बंद कर देंगे। ये बड़ा मुजर्रब नुस्खा चीन की तरफ से पाकिस्तान को बता दिया गया, पाकिस्तान को समझा दिया गया। तो कल सेमिनार हुआ था। सेमिनार से एक रोज पहले बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई मुसद्दक मलिक की तरफ से, और उनके साथ बैठे हुए थे जनाब अतात तारड़ साहब। जिस मौके पर मुसद्दक मलिक साहब अपनी सारी काबिलियत और ज़हनियत झाड़ रहे थे, जिस तरह से वो बातें कर रहे थे, जिस तरह से भारत को धमकियां दे रहे थे, अगले रोज उनकी तरफ से कहा गया कि भारत की तरफ से पाकिस्तान का पानी रोकने की वजह से 6000 पाकिस्तानी मर चुके हैं। साथ उन्होंने कहा कि भारत को सबक सिखा देंगे, भारत को बता देंगे जो पाकिस्तान के पानी की तरफ हाथ उठेगा उसको काट दिया जाएगा। ये उनकी तरफ से कहा गया। 6000 लोग इनके कहने के मुताबिक मारे जा चुके हैं, लेकिन ऐसा इकदाम इनकी तरफ से नहीं किया गया। जिस मौके पर सहाफियों के साथ वो गुफ्तगू कर रहे थे, अतात तारड़ साहब ऐन उस मौके पर अपने लैपटॉप पर या अपने मोबाइल पर किसी को मैसेज टाइप कर रहे थे। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जिन दिनों में इमरान खान की हुकूमत थी और इमरान खान की हुकूमत के चल चलाओ के दिन आने वाले थे, तो उन दिनों शहबाज शरीफ साहब एहतसाब अदालत में पेश हुआ करते थे। कई पेशियों पर हम भी उनको विटनेस करने के लिए गए, अदालत के अंदर भी और अदालत के बाहर भी। एक मौके पर जब शहबाज शरीफ साहब बड़ी ऊंची हवाओं में थे और लग रहा था कि अब इमरान खान की हुकूमत का चल चलाओ है, उस मौके पर इनकी
کی طرف سے احتساب عدالت کے باہر باقاعدہ پریس کانفرنس کی جاتی تھی، صحافیوں سے گفتگو کی جاتی تھی، ہم بھی وہاں پہ موجود ہوا کرتے تھے، اکثر وہاں پہ موجود ہوا کرتے تھے۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ دیکھنا یہ بندہ بگاڑا ہو جائے یا پاکستان سے بھاگ جائے گا، پاکستان سے نکل جائے گا۔ عمران خان اتنی دیر کے لیے ہی پاکستان میں ہے جب تک یہ وزیر اعظم ہے، وزارت عظمیٰ کی کرسی سے ہٹے گا تو یہ پاکستان سے چلا جائے گا، فرار ہو جائے گا۔ عمران خان پاکستان سے فرار نہیں ہوا، بات نہیں کر رہا تھا۔ کیا طاہر صاحب بھی ایسے موقع پر موجود تھے جس طرح سے یہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے اپنے موبائل پر کسی کو میسج کریں، کس کو میسج کریں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس موقع پر بھی جب شہباز شریف صاحب وہاں پہ پریس کانفرنس کر رہے ہوتے تھے، سامنے صحافی کھڑے ہوتے تھے یا بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، کیونکہ باقاعدہ وہ پریس کانفرنس نہیں ہوا کرتی تھی، یہ تو عدالت کے باہر میڈیا کے ساتھ ان کی شہباز شریف کی گفتگو ہوا کرتی تھی۔ تو ایسے موقع پر طاہر صاحب اپنے موبائل پر میسج کر کے سامنے بیٹھے ہوئے صحافیوں کو بتا رہے ہوتے تھے کہ کون سا سوال کرنا ہے، کس نے کرنا ہے۔ اور ایسے ہی اس پریس کانفرنس کے موقع پر بھی وہ کسی کو بتا رہے تھے، اپنے ساتھ جو صحافیوں کو لائے ہوئے تھے ان میں سے کسی کو بتا رہے تھے کہ تو نے کیا سوال کرنا ہے، تو نے کیا سوال کرنا ہے۔ یہ ان کا پرانا طریقہ کار ہے طاہر صاحب کا۔ یہ آپ کے سامنے ہم رکھ دیا کہ کس طرح سے یہ صحافیوں کو سوال کے لیے کہتے ہیں، کس طرح سے پریس کانفرنس کے دوران ہی ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر صحافی ماشاءاللہ سے ایسے ہوتے ہیں کہ یہ مل کے جس طرح سے امپائر کے ساتھ مل کے یہ کھیلا کرتے تھے اسی طرح سے یہ پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں۔ جیو کی بات کر لیتے ہیں۔ جیو بڑا خوش قسمت ہے، اس پر باقاعدہ پابندی لگائی گئی ہے، لیکن پابندی کے باوجود بھی اسے آزادی بھی ہے۔ تو یہ آزادی کیسے مل گئی؟ یہ طرح دیکھیں، موبائل فون پر جیو نشریات اسی طرح سے یوٹیوب پر جاری ہیں جس طرح سے ان کی پہلے نشریات جاری ہوا کرتے تھیں۔ تو ایک طرف یہ سزا بھی اپنی کاٹ رہے ہیں اور سزا کے ساتھ ساتھ آزادی بھی ان کو نشریات کی حاصل ہے۔ تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اتنی زیادہ ان پر کرم فرمائی ہے تو کیوں ہے؟ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔